नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश। आज आप लोगों के लिए सीडीपी और हिंदी पेडागोजी का जो है एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और दिए गए फैक्ट्स को जो है नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं ताकि आप जो है उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट जो है सिलेबस आधारित है, नए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होंगे यहाँ पे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस को देख करके जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन जो दिया गया है ये वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे ए है। इनका मानना था कि जो है सीखना जो है एक निरंतर प्रक्रिया का नाम है। मतलब व्यक्ति के जो डेवलपमेंट चलता है, लर्निंग चलती रहती है, वो निरंतर चलती रहती है। हर स्टेज में बच्चा जो है व्यक्ति सीखता रहता है, ये बात सच है। और बच्चा जो है या व्यक्ति की बात करें तो वो वातावरण और अनुभव के मतलब वातावरण और अनुभव के प्रभाव से जो है अपने व्यवहार एवं विकास में जो है परिवर्तन लाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा के क्या मतलब है। तो लेव वाइगोस्की जिन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का कैसे होता है, वो है समाज और संस्कृति की परस्पर अंतः क्रिया से बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो वाइगोस्की हैं इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना। ये बात भी याद रखिएगा। मतलब यहां तक ये बात समझिएगा कि भाषा ही बच्चे के मानसिक विकास का सबसे बड़ा औजार इन्होंने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये सबसे बड़ा जो है औजार भी मानते हैं। ठीक है, बल्कि ये बाधा नहीं डालती, ये संवेग जो है विकास को नियमित रूप करने में जो है या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, वाइगोस्की के संदर्भ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को। भाषा और विचार के संबंध में इनके थॉट्स क्या थे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर पियाजे की बात करें तो याद रखिएगा पियाजे भाई साहब ने विचार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, भाषा की जगह विचारों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। लेकिन लेव वाइगोस्की जो है भाषा और विचार दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये इन्होंने कहा कि भाई दोनों जो है एक उम्र में जा करके, मतलब तकरीबन तकरीबन 3 साल की उम्र बताई कि 3 साल की उम्र में जब बच्चा जाएगा तो भाषा और विचार जो है वो आपस में मिल करके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा और विचार दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहले शुरुआत में जो है ये अलग अलग होते, फिर इसके बाद जो है ये आगे जाके 3 साल की उम्र के बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और एक दूसरे को जो है मतलब एक दूसरे को जो है बल प्रदान करते हैं। मतलब ठीक है, बात यहाँ समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी जो है अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। तो किसी भी अवधारणा को पढ़ाते समय हमें किस बात से बचना जरूरी है। अवधारणा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके विभिन्न पहलू के मध्य जो है संबंधता स्थापित करना, या फिर कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, या फिर अवधारणाओं को गैर जो है उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, या फिर संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित जो है खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस किस बात से बचना महत्वपूर्ण है, ये नहीं हो सकता। बचना नहीं, कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो गया ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अवधारणाओं के बीच जो है मध्य जो है संबंधता स्थापित करना। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उनके बीच, जो भी आप पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक के बीच में सब कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर तितर बितर हो। ठीक है, ताकि बच्चा फिर समझेगा कैसे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जुड़े हों, बाकायदा अच्छे तरीके से जो है बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है 12 वर्ष की अमाना जो है हर बार डर जाती है और शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है।
क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। तो इसे जो है कहने के लिए हर बार डर जाती है। और जब कारण दिया गया है यहाँ पे कि भाई जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करेगा तो उसकी कहीं ना कहीं शिक्षा पर जो है उल्टा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन जो है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। और ए जो है जिसे कहेंगे एजर्शन जो है, ए की जो है आर जो है रीजन जो है सही व्याख्या कर पा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक, तो एक समावेशी क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होगी? बच्चों में जो है कमियों की पहचान करता है और उसका सही ढंग से नामीकरण करता है कि इस कमी का ये नाम होगा, तो ये तो उसका मूल लक्ष्य होगा नहीं। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है। बच्चों की जो है विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधन करता है, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर के बच्चों को बेहतर करने के लिए, कल को बेहतर करने के प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है बच्चों की विभिन्न विभिन्न जो है आवश्यकताओं के अनुरूप जो है पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। भाई देखिए, एक समावेशी जो क्लासरूम होती है उसमें बहुत सारे टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें आर्थिक कमज़ोर बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत पैसे वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, उसमें विशेष बालक भी पढ़ते हैं, उसमें सामान्य बालक भी पढ़ते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बालक पढ़ते हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबके जो है संज्ञानात्मक विकास अलग अलग तरीके से हुआ है, इनकी क्षमताएं अलग हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के अनुरूप जो है पाठ्य चर्चा कराना और शैक्षणिक रणनीतियां तैयार करना, उसके आधार पर हम कराएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अधिगम क्या है? तो अधिगम लर्निंग क्या है? एक अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है कि स्थायी परिवर्तन है? तो जो भी आप सीख रहे होते हैं अनुभव के आधार पर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सुझाव है कि, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में जो बताया कि भाई व्यक्ति में कोई एक बुद्धि नहीं होती है, बहुत सारी बुद्धियां होती हैं। और वो बहुत सारी बुद्धि कितने प्रकार की डिफाइन करी? 8 प्रकार से इन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया। ठीक है, आपको मैं एक इंटेलिजेंस वाला बुद्धि का जो है एक पूरा कंप्लीट टॉपिक दूंगा। जितने लोगों ने बुद्धि के संदर्भ में जो जो बातें कही हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ये मानते थे कि 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं और व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धि हो सकती है ना, और बुद्धि जो है समय के साथ बदलती रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक जो है विरासत में मिलती है? नहीं, आनुवांशिक और जो है ये वातावरणीय प्रभाव से जो है व्यक्ति की जो है बुद्धि का विकास होता है। तो पूरा पूरा जो इंटेलिजेंस होता है वो आनुवांशिकता पर टिका होता है और वातावरण पर भी टिका होता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो बुद्धि को सटीक रूप से कोई माप नहीं सकता। कोई ये कह दे कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, हाँ कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आगे भविष्य में भी वो पढ़ाई में अच्छा होगा, है ना, उसको जो है पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो वो सब कुछ अच्छा करेगा जीवन में। या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ पे बच्चे पे ध्यान दो, खेल कूद पे ध्यान दो, एक क्रिकेट खिलाओ या जो भी है ना। पर हम सटीक रूप से नहीं माप सकते, ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा भविष्य में इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा या कुछ और बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए? ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है? 8वें का देखिए उत्तर। तो यहां पे देखिए सही आंसर है ऑप्शन, एक सेकेंड, क्या चीज शामिल नहीं है? अविकल्प, अविकल्प का मतलब होता है डिजाइन, कोई चीज मतलब सार्वभौम अधिगम के संदर्भ में कोई रूपरेखा और योजना तैयार करना। तो सभी विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान जो है प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, ये तो शामिल होगा।
विद्यार्थी जो है जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, यह सभी जो है शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियां पेश करना, या फिर शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार जो है बच्चा पहली बार ऊंट देखता है, फिर उसे जो है मतलब बच्चा एक बच्चा जो है पहली बार ऊंट देखता है और उसे घोड़ा कहता है। पियाजे के अनुसार ये कौन सी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद उसने जो है दूसरी इंफॉर्मेशन देख करके उस पहली वाली इंफॉर्मेशन में वो चीज़ ऐड कर दी। तो पहले उसने देखा ऊंट, वो ऊंट के बारे में जानता था लेकिन वो घोड़े के बारे में जानता था, तो उसने जैसे भी 4 पैर वाला कोई चीज़ देखी तो उसने समझ गया कि ये ऊंट, ये घोड़ा ही है। बात समझ, पहली बार उसने ऊंट देखा लेकिन उसे घोड़ा समझ बैठा क्योंकि वो घोड़े के बारे में जानता था। इसने जो है पुराने जो है स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। तो एसिमिलेशन मतलब समावेशन होता है। इसका मतलब होता है कि जो पुरानी सूचना है, पुरानी सूचना में नई सूचना को जोड़ना, पुरानी सूचना से या पुरानी सूचना को नई सूचना से जोड़ना। अगर पुरानी सूचना में संशोधन किया जाता, ठीक है, तो ये कहलाता है एकोमोडेशन। तो संशोधन शब्द यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, इसका मतलब है जोड़ना है, इसका मतलब है एसिमिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे के संदर्भ में, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अभिकथन दिया गया है, असर्शन दिया गया है, भय और तनाव का वातावरण बनाना जो है छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो देखिए जो भय और तनाव अगर आप क्लासरूम में बनाएंगे तो क्या बच्चे जो है हमेशा तैयार रहेंगे, तो डरे सहमे रहेंगे और कहीं ना कहीं उसका सीखना प्रभावित। तो ये हम कथन जो है पूरी तरीके से गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसका रीजन दिया गया है कि अभिगम जो अधिगम होता है वो केवल बाहरी जो है कारकों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए अधिगम जो होता है वो आंतरिक कारक और बाहरी कारक दोनों से निर्धारित होता है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों ही कथन पूरी रूप से गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अधिगम ने जो है वो दिया था सीखने का सिद्धांत। देखिए दिया था इसने सीखने का सिद्धांत, सीखने का, और सीखने का सिद्धांत के तहत इन्होंने बताया कि 3 तरीके से बच्चा सीख सकता है किसी के बारे में। ठीक है, तो पहला जो तरीका था वो है अभ्यास से, जितना ज्यादा बच्चा अभ्यास करेगा। दूसरा था तत्परता, तीसरा था प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए आंसर है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, किसी बाहरी चीज के प्रभाव में आकर अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा देता है बच्चा। जैसे आपने कहा कि भाई मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, या अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें फ़ोन दिला दूंगा, कंप्यूटर दिला दूंगा, ये सब चीज़ें। तो बच्चा जो है बाहरी चीज़ों के प्रभाव में आकर के अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है और वो चीज़ें सीख भी जाता है। अगर मान लीजिए किसी बाहरी चीज़ के प्रभाव में आकर के वो निगेटिव पढ़े तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव पढ़े तो पॉजिटिव जो है अधिगम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। तत्परता में क्या होता है, बच्चा जो है किसी चीज़ कोई चीज़ जब सीख रहा होता है तो उसमें रुचि दिखाता है। तो रुचि अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तभी तो वो सीखेगा, तो तत्परता हो गया। अभ्यास होगा तो जितना ज़्यादा वो अभ्यास करेगा तो उसका सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, सीख जाएगा। बात यहाँ समझ गए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का जो है तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द होता है। तो देखिए कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और नैतिक विकास के सिद्धांत के तहत 3 चरण बताए थे और प्रत्येक चरण के उप 2 चरण थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 चरण और प्रत्येक के 2 उपचरण कह सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3 चरण और 6 उपचरण हो गए, यहां पर समझ गए। अब यहां पे बोल रहा है कि बच्चे का तर्क जो है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द होता है, मतलब सामाजिक रूप से जो है बनाए गए जो नियम होते हैं उनका पालन करता है। तो ये कहलाता है पारंपरिक नैतिकता, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेंशनल जो है मोरालिटी। ठीक है, ये कौन सा चरण है, ये दूसरे नंबर का चरण है, दूसरा चरण है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, किस बच्चे ने ये पढ़ रखा है कोहलबर्ग, तो जो है इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, किस चरण में बच्चे में
नैतिकता जो है अनुपस्थिति होती है, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, मतलब नैतिकता होती ही नहीं है बच्चे में। ठीक है, किस स्टेज में बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, कमेंट कीजिएगा। 13वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो है कैरल गिलिगन द्वारा की गई थी। तो एक बात याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इनके जो है सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? कैरल गिलिगन ने की थी। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने ये बताया 3 चरण में कि भाई बच्चे में, व्यक्ति में नैतिकता का विकास कैसे होता है, और नैतिक जो निर्णय होता है बच्चा या व्यक्ति जो है वो कैसे करेगा, किस स्टेज में क्या खूबियां होंगी, और उसके आधार पर वो नैतिक निर्णय लेता है। इसको समझाने का प्रयास किया। तो कैरल गिलिगन भाई साहब ने इनके सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर करी कि इन्होंने जो है लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि पुरुषों को ज़्यादा जो है इन्होंने जोर दिया। तो भाई देखिए, पुरुष की जो नैतिकता के मानक होते हैं वो अलग होंगे, महिलाओं के जो है नैतिकता के जो है मानक होंगे वो अलग होंगे, उनके डिसीजंस जो है अलग होंगे। तो इनको दोनों के एग्जाम्पल्स रखने चाहिए थे, पर जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी लॉरेंस कोलबर्ग में नैतिकता के संदर्भ में, तो इन्होंने जो भी ऑप्शंस दिए, जो भी आंसर दिए, सब कुछ जो है पुरुष के संदर्भ में ही इन्होंने दिया। एक बात और याद रखिएगा, पुरुष लैंगिक भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने लैंगिकता का ध्यान नहीं रखा, पुरुष और महिलाओं का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ एक पर जो है टिके रहे। दूसरी बात, सांस्कृतिक पहलुओं की जो है अवहेलना करी, मतलब पश्चिम सभ्यता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और पूर्व की सभ्यता को जो है इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। भाई एशिया में जो लोग रहते हैं उनके नैतिकता मानक अलग हो सकते हैं, उनकी नैतिकता को संदर्भ में जो सोचने की जो है वो अलग हो सकता है, और पश्चिमी सभ्यता के लोगों का जो है नैतिकता जो है मानक अलग हो सकते हैं। इस तरीके से 2 बातें आपको याद रखनी है ना, सांस्कृतिक पहलुओं पे ध्यान रखना और एक ये लैंगिकता पे ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी डॉट डॉट, तो देखिए एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें बच्चा जो है, एक तो पहली बात तो रटता नहीं है, चीज़ें रटने वाली जो है वहाँ पे नहीं होती है। बच्चा जो है एक्टिव होता है, बहुत अच्छे तरीके से क्रियाएं करता है, तो जो है रचनात्मक क्रियाएं करता है, एक्टिव लर्निंग होता है यहाँ पे, है ना। बच्चे के जो है पर्यावरणीय जो है ज्ञान का निर्माण किया जाता है, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा जो है टीचर से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, बच्चे जो है एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, और बच्चा स्वयं से भी जो है क्वेश्चंस पूछने का प्रयास करता है। स्वयं से पूछना मतलब होता है अपना भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी और फिर हमें लगता है हमें आ गया, पर सब अपने भी तो मूल्यांकन करो कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो सही है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे आता है कि नहीं आता, इस तरीके। तो स्वयं से भी प्रश्न बच्चे अक्सर पूछते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, या फिर बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, या फिर बच्चों के विचारों के आदान प्रदान से बेहतर अधिगम होता है। देखिए, जब बच्चे ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो बच्चे एक दूसरे को अपने जो है विचार जो है देते हैं। भाई तुम्हारा क्या विचार है इस क्वेश्चन पे, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा सबका अपने अपने विचार दे रहे। तो इससे बच्चे के अंदर एक नई जो है शब्दावलियां जो है डेवलप होती हैं। भाई देखिए, यहाँ पे भाषा शैली भी तो डेवलप हो रही है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, नई चीज़ें जानने को मिल रहा है ना, नए शब्द डेवलप हो रहा है, सामाजिक जो है एक तरीके से जो है सामाजिक पहचान बनती है एक दूसरे से, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे बच्चों के जो है विचारों के आदान प्रदान से बेहतर जो है लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? अनुकरण का मतलब होता है अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि में क्या होता है, सबसे पहले जो है टीचर क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। तो पहले टीचर जो है जो भी टॉपिक पढ़ाता है ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन देगा, भाई बोर्ड में पढ़ाएगा टॉपिक। फिर उसके बाद क्या होगा, तो भाई पहले तो प्रत्यक्ष बोध कह सकते हैं हम, प्रत्यक्ष बोध तो सभी में है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इमिटेशन होगा। भाई उसके बाद होगा इमिटेशन, जिसे कहते हैं अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अब भाई जब बच्चा, टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो बच्चे भी उसी की तरह, टीचर की तरह नकल करेंगे, बोर्ड्स में लिखी हुई चीज़ों को कॉपी करेंगे, या कोई चीज़ पूछ रहा है टीचर तो उसका जवाब देने का प्रयास करें, तो यहाँ पे नकल हो गया ना। ठीक है, उसके बाद ड्रिल यहाँ पे आएगा। ड्रिल में मतलब होता है बार बार
जो है बच्चा जो है बार बार चीज़ों का अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टियों की लर्निंग होगी, फीडबैक होगा जिसमें जो है त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, फिर प्रतिक्रिया दिया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल और प्रतिपुष्टि, इन सभी का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनका इंग्लिश में मतलब पता होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन, इमिटेशन, ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस करना, और ये प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक देना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है हिंदी पेडागोजी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। भाषा अर्जन कब घटित होता है? तो भैया भाषा अर्जन जो है जब बच्चे को भाषा का जो है अच्छा परिवेश दिया जाए। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो बातें हैं। अगर जिस बच्चे को ये पता है कि भाषा अर्जन कहाँ पे है, भाषा अर्जन एक स्वाभाविक है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया उसके घर से शुरू होती है। बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है वो घर से सीख रहा है, बिना किसी नियम के सीख रहा है, अनौपचारिक रूप से सीख रहा है ना। आपको सुनते हुए आपको बोलते हुए देख लिया तो वही चीज़ वो भी बच्चा बोलने लगा, वही शब्द बोलने लगा। आपने जितना ज़्यादा पढ़ाया उतना ही बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पे बच्चे के भाषा के संदर्भ में अगर हम आंसर देंगे तो ऑप्शन बी ही आंसर देंगे। ठीक है। कौन सा जो है उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए आंसर है इसका बी, संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस स्थिति में भाषा अधिगम की रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है की प्रक्रिया सबसे अधिक दिखाई देती है? तो रचनावादी जो है अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, बच्चा जो है स्वयं गतिविधियां करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी जो है चर्चा करता है, बच्चा चर्चा करेगा, अपने अनुभव से सीखेगा, दूसरों के अनुभव से सीखेगा, दूसरों से सहयोग जो है लेगा, हेल्प लेगा, और उससे जो है स्वयं जो है ज्ञान का अर्थ का निर्माण करता है, ऑप्शन सी। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, या केवल पाठ से ही संबंधित हो, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हों। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि जो है उपयोगी नहीं हो सकती? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चे के भाषा विकास की बात कर रहे हैं तो पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, या मुहावरे का अर्थ जो है लिखकर वाक्य बनाना, या फिर सूचना डायरी और यह विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। 21वें का देखिए आंसर क्या होगा? तो जो हिंदी भाषा के संदर्भ में जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जा रही है वो है ऑप्शन सी, मुहावरे के अर्थ लिख करके वाक्य बनाना, ऑप्शन सी। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो भाषा के टीचर के लिए सबसे उसका ज़रूरी है कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। पूरक जो है पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होगा? तो पूरक पठन सामग्री क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसे पाठ जो पाठ से जो भी लेसन टॉपिक पढ़ाया गया उससे संबंधित जो है बातों का जो है संक्षेप में वर्णन किया जाता है पूरक जो है पठन सामग्री में। ठीक है, तो बातों का संक्षेप में वर्णन होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है बच्चे को जो है विषय को समझने में मदद करता है। और टीचर के संदर्भ में बात करें तो शिक्षण जो है टीचिंग में भी सहायता करता है टीचर को। तो यहाँ पे 23वें का जो आंसर होगा वो है तेज गति से, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन सी। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, देखिए 24वें का आंसर, सामग्री जो है औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अस्त व्यस्त जो है सामग्री पढ़ाई जाए बच्चों को, है ना, आज ये कुछ पढ़ा रहे हो कल कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ एक दूसरे से लिंक ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मानवीय जो है मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है। मतलब भाषा के सीखने की जो क्षमता होती है वो पहले से ही होती है और जन्मजात होती है।
जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन करता है। तो जो भी आसपास भाषा बोली जा रही है बच्चा उसी को जो है अर्जित कर लेता है। ये कथन जो है किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो कथन है यहाँ पे देखिए सही आंसर नोम चॉम्स्की है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा जो है भाषा का अंग नहीं माना जाएगा? तो देखिए ध्वनि, अर्थ और रूप ये भाषा का जो है अंग है, लेकिन पठन जो है ये भाषा का नहीं, ये भाषा कौशल का अंग है। ये भाषा कौशल से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि में जो है छोटा बड़ा इस तरीके से जो है ध्वनियां आ जाती हैं। अर्थ में क्या होता है? वाक्य की संरचना किस रूप में जो है बनाई गई है। रूप क्या होगा? वाक्य का अर्थ क्या होगा, रूप क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, ये प्रमुख लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है लिखते समय, तो ये एक लेखन विकार हो गया, लेखन कमी हो गई है, बच्चे में लेखन की कोई कमी है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी। अर्जुन जो है कक्षा 5 में पढ़ता है और कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका होता है। अब क्या देखिए, अब उसने क्या है, पहले 3 तक कक्षा 5 में पढ़ रहा है, 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन, वो अपनी मदर लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ने लग गया है। ठीक है, अब वो क्या है, अंग्रेजी भी अच्छी तरीके से बोलने लगा है। तो अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? तो ये हो रहा है कौशल अंतरण। ध्यान रखिएगा, एक भाषा में जो सीखा गया कौशल जब दूसरी भाषा में मदद करता है, हेल्प करता है स्थानांतरण में, तो उसे कौशल अंतरण कहते हैं। ठीक है, स्किल ट्रांसफर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? तो पोर्टफोलियो में जो है, पोर्टफोलियो होता क्या है? एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बच्चे का सभी चीज़ें रखी जाती है, मतलब सारी खूबियाँ कमियाँ सब कुछ रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी चित्रकारी, इसकी वर्कशीट, इसके फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ होते हैं, लेकिन जो क्लासरूम में जो चर्चा हुई है वो पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ये मौखिक गतिविधियों का हिस्सा होती हैं, और इस चर्चा को हम जो है रिकॉर्ड के रूप में अगर हम दर्ज कर देते हैं, टिप्पणी दर्ज कर रहे हैं, तो फिर उसका बुझा। तो यहाँ पे आंसर बी इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पत्र वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए, वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण, अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना था। तो सामाजिक अंतःक्रिया तो होगा ही होगा। मदद और सहारा देना, मतलब स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे बच्चा जो है कुछ सीख रहा होता है और उसको सीखने के ही दौरान समझ में आता है कि उसको आगे का नहीं आता है, तो एक टीचर क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। टीचर क्या करेगा, उसकी थोड़ी सी मदद करेगा, अस्थाई। तो इसका फोल्डिंग है। निकटस्थ विकास क्षेत्र, ये भी ZPD जैसे जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो भाषा अर्जन जो है वाइगोस्की से संबंधित नहीं है, बल्कि ये नोम चॉम्स्की से संबंधित, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का सबसे अच्छा प्रभावी माध्यम क्या माना गया है? तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा सिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है मातृभाषा या स्थानीय भाषा, ऑप्शन सी। भाषा की कक्षा में जो है मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर होगा केवल जो है विविध जो है आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर जो है केवल आकर्षक पोस्टर लगा करके नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी, कहानी, कविता के पोस्टर या बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।